नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। दुनिया में एक प्रमुख देश है जापान। जापान हालांकि छोटा देश है, लेकिन अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और व्यापार के संदर्भ में देखें तो जापान दुनिया के शीर्ष देशों में से एक देश है। जापान की अर्थव्यवस्था देखें तो 5 अरब डॉलर से अधिक उसकी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार देखें तो आर्थिक रूप से जापान अत्यधिक मजबूत है, लेकिन जिस प्रकार जापान में जन्म दर और मृत्यु दर का असंतुलन बढ़ा है, उससे जापान के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दुनिया में एक अहम सवाल उठ रहा है कि क्या जापान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जापान खत्म हो जाएगा। जी हां, हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो जापान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। आबादी को देखकर कुल मिलाकर देखें तो जिस प्रकार वहां की जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन बढ़ा है, उससे जापान के लिए निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ा खतरा है उसके अस्तित्व के लिए। खबरों में देखा जाए तो अभी हाल में ही एक खबर आई है जापान की, जो जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर आधारित है कि जापान में 100 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की संख्या 90,500 का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें 90% महिलाएं हैं, यानी महिला बुजुर्गों की संख्या इसमें 90% है। अब इस पूरे हालात पर गौर करें तो देखें कि आज से करीब 70 वर्ष पूर्व 1950 में यह संख्या यानी बुजुर्गों की संख्या 1000 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही थी। करीब 900 के करीब बुजुर्गों की संख्या थी जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार देखा जाए तो भयावह स्थिति खड़ी हो गई है जापान में, क्योंकि अब यह संख्या बुजुर्गों की संख्या जो 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनकी संख्या 90,500 से अधिक पहुंच चुकी है। यह एक चिंता का विषय है। जापान के लिए तो चिंता का विषय है ही, दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया को जापान से टेक्नोलॉजी भी मिलती है और अच्छे उत्पाद मिलते हैं, चाहे वो होंडा हो या और कई वो उत्पाद हैं, चाहे घरेलू उपकरण हो या सुविधाओं के भौतिक सुविधाओं से संबंधित उपकरण हो। जापान ने हमेशा दुनिया को बढ़ चढ़कर शोध पर आधारित उपकरण दिए हैं, यानी यूं कहें कि दुनिया की एक नई जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार पूरा परिदृश्य यह बता रहा है कि जापान की आबादी अगर नहीं बढ़ी, इसी तरह हालात रहे तो निश्चित रूप से जापान के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा भविष्य। यानी जो भविष्य में स्थितियां दिख रही हैं वह बेहद भयावह है। अब आबादी की बात करें तो 2021 में 8,11,000 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि वहीं देखें तो इसी वर्ष यानी 2021 में करीब 14,59,000 लोगों की मौतें हुई। इस प्रकार यह जो असंतुलन दिखा वह 6 लाख से अधिक का असंतुलन है जन्म मृत्यु दर में। जन्म हुआ 8,11,000 बच्चों का, जबकि मौतें हुई 14,59,000। इस प्रकार करीब 6 लाख का असंतुलन प्राकृतिक आबादी में दिखा, जबकि यह देखा जाए तो 2014 में
जन्म दर यहाँ की 10 लाख थी। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में जन्म दर घटी और मृत्यु दर बढ़ी है। यह आंकड़ा एक संकेत देता है जापान के भविष्य के लिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए आवश्यक है उसकी युवा शक्ति। युवा शक्ति जो काम करती है, रोजगार देती है, रोजगार में रहती है, रोजगार पाती है, यानी देश की अर्थव्यवस्था मूल रूप से देखें तो युवा वर्ग ही संचालित करता है, उसे चलाता है। जब शिशुओं का जन्म होता है तो वह किशोर होते हैं, किशोर के बाद वयस्क होते हैं, और सामान्य तौर से वयस्क होने के बाद वह रोजी रोजगार यानी कारोबार, नौकरी में संलिप्त होते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, जिससे किसी भी देश की शक्ति बढ़ती है, शक्ति बनती है और अर्थव्यवस्था बढ़ती है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो 20-22 वर्ष के आयु के युवक से लेकर 65 वर्ष के प्रौढ़ तक, या उसको व्यक्ति कहें प्रौढ़ तक, सामान्य कामकाज में वह रहते हैं। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में यह दिखता है कि जापान काफी पिछड़ रहा है अपने जन्म दर और मृत्यु दर को लेकर। जन्म दर घट रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है। इस प्रकार जापान की आबादी के लिए, यानी आबादी लगातार कम होती जा रही है, जो एक दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जापान इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। जापान जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए उनको सुविधाएं दे रहा है। अब किसी दंपत्ति का अगर पहला पुत्र है तो उसे करीब 63,000 रुपए, भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 63,000 रुपए उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा मातृत्व अवकाश और बच्चों की देखभाल करने के लिए जो अवकाश दिए जाते हैं उस पर भी जापान सरकार ध्यान देती है। अब इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हमारी भारतीय परंपरा को भी, अब वैसे जन्म दर को लेकर के अगर किसी परिवार में किसी दंपत्ति का 5वां पुत्र या 5वां बच्चा जन्म लेता है, 5वां बच्ची जन्म लेती है, तो जापान सरकार उसे 5 लाख रुपए का पुरस्कार देती है। 5 लाख रुपए की धनराशि उसे बतौर प्रोत्साहित करने के लिए, बतौर प्रोत्साहन राशि देती है। इतना ही नहीं, उसे घर खरीदने में सहूलियत दी जाती है, रियायत दी जाती है, टीकाकरण मुफ्त किया जाता है जापान में। इतना ही नहीं, उसे और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे वह बच्चों की शिक्षा के लिए काफी रियायतें दी जाती हैं। इस प्रकार जन्म दर को बढ़ाने के लिए जापान में भरपूर प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। अब इसी के आगे देखें तो बहुत सारे भारतीय संस्कृति को भी अब जापान अपना रहा है, और जापान में इस बात के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं, यदि कोई 30 वर्षीय युवक युवती दंपत्ति है तो वह भारतीय संस्कृति का अनुपालन करना चाहते हैं। एक संयुक्त परिवार की परंपरा जापान में बढ़ रही है। यह संयुक्त परिवार इस तरह से है कि माता पिता के साथ ही पुत्र और पत्नी सहित रहना चाहता है, क्योंकि अगर बच्चे होंगे तो परिवार यानी माता पिता जो बुजुर्ग हैं वह देखभाल बच्चों की करेंगे, और युवक युवती नौकरी, रोजी रोजगार या व्यवसाय में अपना समय देंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हमारी भारतीय संस्कृति भी जापान में एक अहम हिस्सा बन रही है, अहम स्थान पा रही है संयुक्त परिवार के रूप में। बच्चों का लालन पालन परिवार में होता है तो उनको शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। हालांकि जापान में शिक्षा और संस्कार के लिए पहले ही बहुत कुछ होता रहा है और हो रहा है। कुल मिलाकर के हालात यह है कि एक पीढ़ी बढ़ रही है जो संस्कारों की तरफ, संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ रही है, वहीं एक चिंता का विषय हो रहा है जो जन्म दर और मृत्यु दर में फासला बढ़ रहा है। अगर 2014 में जन्म दर 10 लाख थी, 10 लाख बच्चों का जन्म हुआ, तो 2021 में आकर यह 8,11,000 में सिमट गया। यह एक बड़ी चिंता का विषय है।
जबकि मृत्यु दर 14,59,000 का आंकड़ा पार कर गई। यह एक चिंता का विषय है। अब जापान दुनिया भर को टेक्नोलॉजी देता है, आर्थिक सेवाएं देता है, कहीं मेट्रो ट्रेन की सेवाएं देता है। भारत ने भी जापान के साथ एक समझौता किया था, टेक्नोलॉजी का समझौता चल रहा है। तो इस तरह से जापान दुनिया भर को अपनी टेक्नोलॉजी देता है, सहयोग करता है और वह चाहता है कि लंबे समय तक उसका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए वह प्रयास भी करता है। अब देखें तो नागासाकी, हिरोशिमा को लोग अभी भूले नहीं होंगे, जो बम विस्फोट में, परमाणु बम विस्फोट में तबाह हो गए थे। हालांकि बहुत तेजी से यह दोनों शहर खड़े हुए और आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़े। वहां के जापान के युवाओं में एक ललक रहती है टेक्नोलॉजी के प्रति कि हम टेक्नोलॉजी को सीखें, समझें और आगे बढ़ें। आविष्कार होते हैं, शोध होते हैं, अध्ययन होता है। तो इस तरह से जापान को ऊर्जा देने, ऑक्सीजन देने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार उसकी मृत्यु दर और जन्म दर में फासला बढ़ा है, यह एक चिंता का विषय है दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया के लिए भी जापान एक महत्वपूर्ण देश है। जापान वैसे देखें तो बहुत बड़ा देश नहीं है, उसका कुल क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है, यानी इस क्षेत्र में वह फैला हुआ है जापान। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश से बहुत अधिक बड़ा नहीं है। भारत का यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,78,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जबकि जापान का क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से कुछ बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुकाबले देखें तो जापान बहुत तेजी से अग्रसर है, बहुत दुनिया का खास है और दुनिया उसे महत्व देती है। अब देखें तो अर्थव्यवस्था में जैसे उसने उछाल लिया है कि 5 अरब डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले देखें तो वह बहुत आगे है, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी है, शोध है, अध्ययन है और रोजगार के प्रति एक ललक है। जापान में बहुत कुछ ऐसा है जिसे सजाया संवारा जा सकता है और सजा संवार रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में एक संदेश जा रहा है जापान का कि जन्म दर को बढ़ाना उसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है उससे एक चिंता बढ़ती है दुनिया के लिए। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में जापान महत्वपूर्ण है, उसे हर तरह से जन्म दर को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए और वह प्रयास कर रहा है, क्योंकि जापान दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के सामने अभी तो यही 2 प्रश्न खड़े होते हैं कि जापान जो दुनिया को टेक्नोलॉजी देता है, बहुत सारे उत्पाद ऐसे देता है कि जिससे जापान को जाना जाता है। अगर जापान का अस्तित्व जन्म दर मृत्यु दर के फासले से खतरे में पड़ता है या उसका अस्तित्व समाप्त होता है या खत्म होता है, यह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब 2 देशों की, अगर विश्व के 2 देशों की हम तुलना करें, जापान और चीन की, तो जापान के उत्पाद अपनी कसौटी, अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, तो वहीं चीन के उत्पाद भले ही दुनिया भर में हैं, लेकिन चीन के उत्पादों के विषय में एक आम धारणा है, जैसा कि मोबाइल के बारे में या अन्य उत्पादों के बारे में है, यूज एंड थ्रो, यानी इस्तेमाल करें और जब खराब हो जाएं तो उनको किनारे कर दें, ऐसा एक संदेश है दुनिया के बीच में। क्योंकि जापान ने जो टेक्नोलॉजी पर आधारित आविष्कार किए और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद दिए, वह बेहद महत्वपूर्ण है और दुनिया उसे स्वीकारती है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में जापान दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। जापान की आबादी बढ़नी चाहिए, जिससे वह अपना नया भविष्य तय कर सके। अभी हाल में जो आंकड़े आए हैं वह चिंताजनक हैं और ये चिंता लाजमी है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें,
यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें, परिवार के साथ साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।